किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली। तो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय जानने वाले हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, फॉरविल ने किंडरगार्टन की स्थापना किन विचारों के आधार पर की थी? तो देखिए, फॉरविल ने विद्यालय को एक बगीचे की संज्ञा दी है और बालक पौधा है और शिक्षक जो है माली है, क्योंकि माली की देखरेख में ही पौधे का विकास होता है। जब माली पौधे की देखरेख करेगा, उसमें खाद डालेगा, तो जो पौधा है वो अच्छी तरीके से वृद्धि करेगा यानी बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से बालक को बताया गया है पौधा और माली को बताया गया है शिक्षक। तो इसमें शिक्षक की देखरेख में बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए होता है। और दूसरा है, फॉरविल ने पेस्टोलॉजी के सिद्धांत पर आधारित किस संस्था की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये तो याद करने योग्य है। फॉरविल ने सन 1816 में पेस्टोलॉजी के सिद्धांत पर आधारित यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना किल्हाउ नामक स्थान में किया। तीसरा प्रश्न, किंडरगार्टन पद्धति में आत्म प्रकाशन के कौन कौन से 3 स्वरूप बताए हैं? तो इसमें जो पहला है वो है गीत, दूसरा है गति, तीसरा है रचना। तो देखिए, गीत के आधार पर वह गति करता है और मनोवृत्तियों से उसका रचना करता है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली में वस्तुओं द्वारा सिखाने का क्या महत्व है? जैसे कि अगर हमने कोई वस्तु बालक को दिखाई, एप्पल, टमाटर और लाल आकृति वाली जैसे गाजर, तो जो बालक है वह देखकर बताएगा कि सेब कैसा होता है, टमाटर कैसा है और गाजर कैसी होती है। यानी वह आकृति देखेगा और रंग देखेगा, ठीक है, और सेब देखेगा उनका किस तरीके से बना हुआ, यानी वह देखकर पहचानने लगेगा बालक। इसी प्रकार से वह उसको जानकारी होती है। वस्तुएं यहाँ पर लिखा है, देखिए ये लाइन, वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाने से वह सरलता से सीख लेगा, है ना, कि टमाटर कैसा होता है, सेब कैसा होता है और फिर जो गाजर है वो कैसी होती है, ठीक है। तब आंखों से उसकी फिल्म मस्तिष्क में विद्यमान हो जाती है, वह उसको दिमाग में फीड हो जाती है एक तरह की फिल्म। अब देखिए अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली में गोलाकार उपहारों के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो गोलाकार देकर कई रंगों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद छात्र गेंद के माध्यम से रंग, रूप, उसकी गति, दिशा और स्पर्श का प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। जैसे गोल टमाटर है, गोल सेब है, तो दोनों में कलर तो सेम है, उसको तो लगेगा यही क्या है, सेब है और यही टमाटर है। लेकिन जब वह पकड़ेगा और फिर देखेगा कि आकृति इसकी बनावट कैसी है और फिर टमाटर की बनावट कैसी है, सेब की ऐसी है और टमाटर की ऐसी है, तो इससे वह पता चलेगा उसको कि सेब कैसा होता है और टमाटर कैसा होता है, ठीक है। देखिए 6 प्रश्न है, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा। अब हम लघु उत्तरीय जानने वाले हैं। पहला प्रश्न, फॉरविल के अनुसार एकता के सिद्धांत से क्या समझते हैं या क्या होता है? इसका संक्षेप में हम बताते हैं। एकता का सिद्धांत ये है, फॉरविल ने बताया है कि ईश्वर का अंश संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, पौधे और पदार्थ अपने बाहरी रूप में तो भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु आंतरिक रूप से उसमें एकता पाई जाती है, क्योंकि उन सब में एक ही प्रकार का आध्यात्मिक तत्व पाया जाता है। इसी एकता के सिद्धांत द्वारा बालकों को विश्व की एकता, ज्ञान तथा क्रिया की एकता एवं समाज की एकता की ओर आकृष्ट किया जाता है, ठीक है। तो फॉरविल के अनुसार ये है, ईश्वर ने देखने में और जो वैसे कार्य करने में तो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन
सभी के लिए कंपलसरी है क्या पढ़ना लिखना? तो ये एक प्रकार का हो जाता है एकता का सिद्धांत। सभी के लिए जरूरी है ज्ञान अर्जित करना। अब देखिए दूसरा, किंडरगार्टन पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा प्रणाली की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो किंडरगार्टन पद्धति में जितनी भी पद्धति बताई गई है वह कहीं ना कहीं निरस है, क्योंकि फॉरवेल ने सबसे मुख्य पद्धति खेल को बताया है, क्योंकि बालक खेल में सर्वाधिक रुचि लेता है। इस अवस्था में खेल मनुष्य की सबसे शुद्ध और आध्यात्मिक क्रिया है। यह मनुष्य के बाह्य तथा आंतरिक जीवन की रचना है। अस्तु व आनंद स्वतंत्रता बाह्य संतोष प्रदान करता है, मतलब कि उसे मजा भी आता है और जो खेल के माध्यम से कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वह वो भी सीखता है मन लगाकर। अब पता चले बच्चा जो मन लग रहा है बच्चे का 2 घंटे, हम ज़बरदस्ती उसे 4-5 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं पड़ता है बच्चे को पढ़ाने का। ठीक है, आगे है संपूर्ण अच्छाई के स्रोत पर अधिकार रखता है। इन सभी अधिकार के आधार पर फॉरवेल ने किंडरगार्टन प्रणाली में खेल को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के अनुसार गीत, गति और रचना की संक्षिप्त व्याख्या बताना है। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता दिया था अति लघु में, है ना। तो चलिए इसमें और जान लेते हैं हम डिटेल में। जो फॉरवेल के अनुसार गीत, गति, रचना 3 प्रमुख स्रोत हैं जिनमें एकता स्थापित होती है। कार्य आरंभ करने से पूर्व सभी बालक एक साथ खड़े होकर ईश्वर का स्मरण करते हैं। यानी जो हम स्कूल जाते हैं तो उसमें प्रार्थना होती है, सबसे पहले होती है। उसके पश्चात इसमें उत्तर में आगे है, उसके पश्चात उनके कार्यों में गति प्रदान होती है और यह गति किसी न किसी प्रकार से रचनात्मक कार्यों में एकता स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न है उपहार से संबंधित वस्तुओं के नाम लिखिए। अब जैसे बच्चों को उपहार दिया तो उपहार में तो वह भेदभाव जान पाएगा, जैसे कि लकड़ी, लोहे अथवा अन्य चीज़ों से बनी वस्तुएं जिनका प्रयोग बालक की आत्म क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा बालक प्रसन्नपूर्वक खेलता है और रचनात्मक कार्य करता है। यानी इन सभी फालतू की चीज़ों से कुछ न कुछ बनाने के लिए उसके माइंड में आइडिया आता है। चूँकि अध्यापक इन्हें बालकों को भेंट करता है, इसलिए इसे उपहार नाम दिया गया है। इनकी संख्या 20 के आसपास है, जिसमें 6 से 7 प्रमुख हैं, जैसे गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, वर्गाकार एवं धनाकार आदि। इसके अलावा बालकों को अन्य वस्तुएं दिखाकर भी बालकों का विकास किया जा सकता है, जैसे पहाड़, पिंजरा, बॉक्स, मकान आदि। तो इनकी आकृति देखकर बालकों को बताया जाता है कि मकान जो है किस शेप का होता है और पहाड़ किस शेप का होता है, पिंजरा किस शेप का होता है, आकृति दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के 4 सिद्धांत। पहला तो सिद्धांत ये है विकास का। तो इसमें क्या होगा, हम लोग उसी एकता को, मतलब विकास यानी एकता का सिद्धांत है, तो हम लोग उसी एकता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निरंतर विकास करना ही जीवन है। इस पद्धति में शिक्षक बच्चों के लिए स्वाभाविक विकास में केवल पद प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है स्वक्रिया सिद्धांत। बालकों की आत्मक्रिया पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति भी चाहती है कि बालक क्रियाशील बने और विकास करे, है ना। यहाँ लिखा भी है, देखिए, भविष्य में विकास करे यानी विकास करे। तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक विकास से संबंधित है। शिक्षा में बालकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, अर्थात वह अपनी रुचि, इच्छा तथा योग्यता के अनुसार कार्य करे। जैसे कि उसकी रुचि है बायो में, बायो यानी साइंस में वैज्ञानिक बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता हो, तो वह वही उसको शिक्षा देनी चाहिए उसी तरह की। तो ये हो जाती है स्वतंत्रता की सिद्धांत में। अगला है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिक कार्यों के द्वारा बालक के सामाजिक आदर्शों की पूर्ति करना, क्योंकि बालकों का विकास समाज में ही संभव है। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं इस चैप्टर के। इन्हें आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण